हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि आज एक मैराथन क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करीब करीब इसमें 90% कैप्चर कर लिया गया है। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही उपयोगी है। आप लोग इस क्लास को मिस ना करें। हम चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, और यही हम आशा करते हैं। एक क्लास इसको देखिए, बायोलॉजी का जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा आपको इसी से आएगा। और अगर इसका रिस्पॉन्स आपका, अगर क्वेश्चन ये सही लगा, आपको पढ़ने में अच्छा लगा, तो हम आगे नेक्स्ट में फिजिक्स का डालेंगे, केमिस्ट्री का डालेंगे, फिर एसएसटी के टोटल सब्जेक्ट जो होता है उसको हम कैप्चर करेंगे, और हिंदी संस्कृत टोटल का हम एक एक मैराथन ऑब्जेक्टिव का लेकर के आएंगे, जिसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन 120 प्लस 130 प्लस में आपको पूरा कैप्चर करवा देंगे। और आपको एग्ज़ाम में पूरा हू बहू आपको ये छपने वाला है। इसको एकदम अपने ढंग से ले लीजिए, है ना। इसको दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि इसको आज भैया मास्टर चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि इसी से आपको क्वेश्चन छपेगा। जो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्त। देखिए, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। अब देखिए, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्त। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको ध्यान से सुपर फास्ट में चलेंगे और कहिएगा आप लोग, तो हम इसको हर ऑप्शन को लेकर के चलेंगे। कसकुई, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही दोस्त। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, कसकोई। इसको जान लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। चलिए, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्त। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को हम लोग दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, तो इनामिल बोलते हैं। इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा, इनामिल। दांत के सबसे ऊपरी परत को इनामिल कहते हैं। इनामिल के काम होता है क्या। इनामिल का काम होता है दांत को शाइन यानी चमक में सहायता देना। ये पारदर्शी होता है दोस्त, इसमें चमक होता है इनामिल में, है ना। ये दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ढंग से देख लीजिए। इनामिल। अस्थि के बारे में जानते हैं, क्राउन के बारे में आप लोग को पता है। आपको हम लाइव में भी ये सब क्वेश्चन करा चुके हैं। आपको हम ये मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है दोस्त, यही देखना है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है दोस्त, तो इसका ऑप्शन भी बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है दोस्त, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको महा वीवीआई बोलिए, महा वीवीआई बोलिए दोस्त। वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन एकदम। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, इसको दम दिमाग में बैठा ली। इनमें से सभी हो जाएगा दोस्त, इनमें से सभी। पर्णहरित भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसको जान लीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दे सकता है दोस्त कि प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैसों का आदान प्रदान करता है वो कौन करता है, तो रंध्र करता है दोस्त। और आपसे एक क्वेश्चन आप पूछ देगा, सूर्य के सतह का तापमान केमिस्ट्री में आपका होता है। सूर्य का सतह का तापमान कितना होता है दोस्त, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपको पूछ देगा सूर्य में कितना % हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है, लगभग में है दोस्त, कितना है, लगभग में आपको दे देगा कितना
70% दे देगा। आपको पूछ देगा हीलियम कितना है, तो हीलियम भी लगभग में दे देगा दोस्त, कितना है 28% दे देगा। आपको दे देगा दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग CO2 बोलते हैं, ये वायुमंडल में कितना पाया जाता है, वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है दोस्त, है ना। पर्णहरित, पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्त। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसी तरह से आगे पढ़ना चाहते हैं दोस्त, तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त। आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर चैनल। इस चैनल पर आपको 10 मैराथन 10 क्लास लेंगे। 10 क्लास में आपका पूरा ये ऑब्जेक्टिव का जितना क्वेश्चन कवरेज हो, ऑब्जेक्टिव से ही सब्जेक्टिव का निर्माण होता है दोस्त। आप चाहिएगा तो सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव निकलता है, ऑब्जेक्टिव से आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। तो चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे, बताइए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ किससे बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है दोस्त, आप बता सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। CO2 है ना, आप बता सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोला था, देख लीजिए। हाँ देख लिए, उसमें था प्रकाश संश्लेषण के समय, इसमें प्रकाश क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है, तो CO2 से निकलता है दोस्त। CO2 से, इसको मार सकते हैं CO2। ऑप्शन बी नंबर सही है दोस्त, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, अब अच्छा ये इससे आपको एक क्वेश्चन बनेगा, इससे आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि जल से बताइए ग्लूकोज का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के समय ग्लूकोज का जो निर्माण होता है किससे होता है, तो जल से ही ग्लूकोज का निर्माण होता है दोस्त। और बता देते हैं आपको, जल से ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जब अधिक मात्रा से अधिक बनाने लगता है, जब ग्लूकोज अधिक मात्रा में बनाने लगता है तो क्या होता है, वही ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। वही ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च में परिवर्तन हो जाता है। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होगा दोस्त, C12 C6H12O6 होगा। ग्लूकोज को आप चीनी का भी पूछ सकता है, चीनी का सुक्रोज भी बोलता है दोस्त, सुक्रोज भी बोल सकता है। इस दोनों रहे C12H22O11, इसका मार दीजिएगा आँख मूंद का। साधारण जल का सूत्र होता है दोस्त H2O। भारी जल का सूत्र होता है दोस्त D2O, है ना। इसको आप ध्यान से एक एक ऑप्शन के साथ समझते जाइएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है दोस्त। क्लोरोफिल में पाया जाता है दोस्त। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, पूछ सकता है दोस्त। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है दोस्त। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg पाया जाता है ना। आपसे पूछ सकता है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ। लाल RBC जिसको हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कण, RBC का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ, ये क्वेश्चन दे सकता है दोस्त, क्योंकि इसी चैप्टर से। तो अस्थि मज्जा में होता है दोस्त। अस्थि मज्जा जो हम बता रहे हैं उसको पर भी केयर करते जाना है। मतलब हम कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, उस पर भी केयर करना। हो सकता है यहाँ से नहीं, यहीं से छप जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन,
हो सकता है इस ऑप्शन से नहीं हम जो लिख रहे हैं वही चीज़ आपको हूबहू सब छप जाए। अब पूछ सकता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को बोलता है दोस्त, प्लीहा को। इससे देखिए कितना क्वेश्चन बनता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्त? जीवन काल 112 से 120 दिन तक होता है। 120 दिन तक होता है। 120 दिन ज़्यादा दिन रहेगा, है ना। आगे पूछ सकता है आरबीसी के बारे में कि आरबीसी के बारे में और भी पूछ सकता है दोस्त। अब देखिए श्वेत रक्त कण के बारे में जान लेते हैं। श्वेत रक्त कण, अब बताइए आरबीसी में कौन सा तत्व पाया जाता था? लोहा। अब बताइए श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? श्वेत रक्त कण जिसको हम लोग बोलते हैं WBC, इसका जीवन काल होता है दोस्त 2 से 4 दिन तक होता है ना। 2 से 4 दिन तक होता है, देख सकते हैं। और हम इससे क्वेश्चन बता सकते हैं दोस्त। इसको ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है ना। बहुत सारा इससे हम क्वेश्चन निर्माण कर सकते हैं, सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्त। चलो देखो बंधु, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? देखो बंधु, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? आप लोग ऑप्शन देख करके जवाब दे सकते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? हाँ, मृतजीवी होती है। इसका ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्त, मृतजीवी होती है। हम लोग चाहेंगे कि 100 से 150 क्वेश्चन 1 घंटा के अंदर कवर कर लें। मृतजीवी होती है दोस्त। और स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपने स्वयं पर निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरे पर आधारित है उसे परपोषी कहते हैं, है ना। तो सबको पता है दोस्त, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखो भाई, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? देख लीजिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ये सब क्वेश्चन VVI दोस्त, इसको नाम दे देते हैं VVI क्वेश्चन। ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, रंध्र द्वारा। इसको अस्टोमाटा भी बोलते हैं, अस्टोमाटा भी बोलते हैं, है ना। इसको अस्टोमाटा भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। अब पता है रंध्र क्या होता है? रंध्र जो होता है दोस्त, आप देखे होंगे जब पत्ता पुराना हो जाता है तो उसे महीन महीन छिद्र दिखाई देता है। नया पत्ता में बहुत कम दिखाई देगा। जब पत्ता जिस तरह से नया से पुराना में जाएगा, पुराना होते जाएगा तो उसका महीन महीन छिद्र, तब महीन महीन जाली टाइप के दिखाई देगा। वही महीन छिद्र क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, बाष्पोत्सर्जन करता है। उसी को हम रंध्र बोलते हैं, उसी को स्टोमाचा बोलते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट, इसका रंध्र हो जाएगा ऑप्शन बी, सही है दोस्त, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्त? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आपको पता है यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, आपको सब पता है। हो सकता है यकृत ऑप्शन में नहीं रहे तो लीवर रहेगा दोस्त, लीवर रहेगा। सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष या पीट यूट्री भी बोलते हैं, पीट यूट्री भी बोलते हैं ग्रंथि, है ना। ग्रंथि ये एक मटर के दाना के समान होता है दोस्त, जो यहाँ दम बीच में जहाँ हम लोग टीका लगाते हैं वहीं पर क्या होता है? पीयूष ग्रंथि रहता है। एक मटर के दाना के समान रहता है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ी यकृत या लीवर भी कहते हैं, है ना। थायराइड कैसे होता है दोस्त?
आयोडीन की कमी से थायराइड होता है, आयोडीन की कमी से थायराइड होता है, आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। इसको घेघा रोग भी बोलते हैं, घेघा रोग भी बोलते हैं, और इसको हम ग्वाइटर रोग भी बोलते हैं, है ना। और लार ग्रंथि जानते हैं, भोजन पचाने में सहयोग करता है। अमाशय जानते हैं, जहाँ के भोजन एकत्रित होता है जाकर के, उसे हम लोग अमाशय बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। हम बहस कम करते हैं, पढ़ाते जाते हैं। आपको लगता होगा दोस्त कि सर तो सिर्फ पीछे आगे तक मुड़ता तक नहीं है, दिखाते तक नहीं दोस्त, क्योंकि हमारा आदत है कि जब पढ़ाने लगते हैं तो हम पढ़ाने में रम जाते हैं, और हमको ध्यान नहीं जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये आपका अगर खुशी हुआ तो आप खुद कीजिएगा, अगर अच्छा क्लास लगेगा तो आप खुद कर सकते हैं, खुद करवा सकते हैं। इसको लिए हमको बोलना नहीं पड़ेगा। हम क्वेश्चन ज़्यादा करवाने की कोशिश करते हैं, और अधिक से अधिक, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं। 10 क्वेश्चन में हम 1 घंटा काटने वाला टीचर नहीं है दोस्त। 10 क्वेश्चन अगर हम बताएंगे ना, तो 10 क्वेश्चन से हम 25 क्वेश्चन और निर्माण कर सकते हैं। जैसे 4 ऑप्शन हैं, हम चारों ऑप्शन के बारे में से इससे खोज के क्वेश्चन बना सकते हैं, ऑप्शन निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वो सब हम काम नहीं करते हैं कि आपको हम बातों में फंसाए रहें। मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको कहीं नहीं जाना है, आप मेरे यहाँ रहिए, वो सब होता है दोस्त। हम वो सब यूट्यूबर नहीं हैं, हम सिर्फ आपको ऐसा कर रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम सही से चल जाए। हम यूट्यूबर नहीं हो रहे हैं कि आपको हम फंसा करके रखेंगे, ना। तो चलिए, इसका प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है दोस्त? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? हाँ, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, पीत कहाँ से स्रावित होता है? पीत कहाँ से स्रावित होता है दोस्त? पीत कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत होता है, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। पीत कहाँ से? यकृत हो जाएगा। क्या यकृत? पीत कहाँ से स्रावित होता है, यानी कहाँ से निकलता है, कहाँ से निर्माण होता है? तो यकृत से निर्माण होता है। अगर वही पूछ दे कि पित्त कहाँ एकत्रित होता है, तो पित्त अगर कहाँ एकत्रित होता है तो पित्ताशय में होता है। क्या होता है? पित्ताशय में होता है। यकृत बोले यहाँ एकत्रित होता है, मतलब यहाँ क्या होता है? निकलता है, निर्माण होता है, निर्माण। और एकत्रित बोले तो एकत्रित, पित्त का पित्त कहाँ एकत्रित होता है? तो पित्ताशय में दोस्त, पित्ताशय में। आपसे पूछ सकता है मुख गुहा, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रारंभ जो होता है दोस्त, मुख से होता है, मुख से होता है, जिसको हम लोग मुंह से बोलते हैं। भोजन कहाँ जाकर पचता है? भोजन कहाँ जाकर पचता है? तो आपको पता है दोस्त, छोटी आंत में पचता है, छोटी आंत में। आपको पूछ देगा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई 32 फीट होती है। आपसे पूछ देगा दोस्त आमाशय का कार्य क्या है? तो यहाँ भोजन क्या होता है? एकत्रित होता है। यहाँ प्रोटीन का भी पाचन होता है दोस्त। आमाशय में प्रोटीन का भी पाचन होता है, जहाँ भोजन एकत्रित होता है। भोजन को लुगदी लुगदी बनाकर वो पचाने में बहुत ही सहयोग करता है। इसमें HCl की सहायता से भोजन को जल्दी पाचन क्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट चलते, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्त, यकृत। इसी तरह से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि आपको अधिक से अधिक हमारे अंदर जितना भी नॉलेज है आपको हम दे दें। अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है दोस्त? अभी हम बताएं अमाशय से किसके सहयोग से बताए थे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको हम लोग बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में कौन बदलता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में कौन बदलता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में कौन बदलता है? निष्क्रिय पेप्सिनोजन को, हाँ इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा दोस्त। इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक, बहुत अच्छा जवाब, बहुत ही बेहतर तरीके से जवाब दे रहे हैं दोस्त। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम अभी बताएंगे HCl बताए थे। अब बताइए म्यूकस क्या है? म्यूकस के बारे में आपको बहुत सारा बच्चा को अभी कन्फ्यूजन है, म्यूकस क्या है, म्यूकस है क्या? तो म्यूकस दोस्त, एक म्यूकस जो है, म्यूकस इसको हम लोग बलगम बोलते हैं। क्या? बलगम, बलगम। देहात में हम लोग खखार बोलते हैं, खखार, खखार है ना, खखार बोलते हैं। ये हल्का पीला टाइप का होता है, हल्का पीला उजला टाइप का होता है और ये चिपचिपा होता है दोस्त। आप देखते हैं सुबह सुबह ब्रश करते हैं तो हर एक बूढ़े बुजुर्ग निकालते दिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको हम सोचते हैं अधिक से अधिक नॉलेज दें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। दंत क्षरण क्या है? तो दंत क्षरण के बारे में जान लीजिए दोस्त। दंत क्षरण डाइटिन और इनेमल का मृदुकरण है, डाइटिन और इनेमल का मृदुकरण है। हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट चलते हैं। यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। जीव कौन सा भोजन के अथी करते हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्त, फफूंद भी, ईस्ट भी, मशरूम भी, ये सब हो जाएगा। देख सकते हैं ये सभी हो जाएगा इसमें से। इनमें से सही डी ऑप्शन होगा, यानी मशरूम भी, ईस्ट भी और फफूंद भी, ये जीव भोजन के विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। तो शरीर के बाहर ये तीनों करते हैं दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए प्रोटीन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है दोस्त? प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। आपको बताए थे इसके पहले कि हम जो बोलते हैं उस पर भी ध्यान देना है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो अमाशय करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है दोस्त? कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है दोस्त? आहार नाल का सबसे लंबा भाग आपको बताए थे कि अमाशय। आहार क्या है? जो हम लोग आहार करते हैं, भोजन करते हैं, वो उस पाचन करता है। तो पाचन कौन करता है? छोटी आंत करता है। पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख से होता है। अब जाके पचता कहाँ है? तो छोटी आंत में पचता है। तो छोटी आंत की लंबाई आपको 32 फीट बताएं तो इसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे लंबा क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा अमाशय हो जाएगा, है ना। छोटी आंत हो जाएगा दोस्त, छोटी आंत। आपको बताए थे छोटी आंत 32 फीट की होती है। चलिए ए ऑप्शन सही है दोस्त, छोटी आंत। नेक्स्ट चलते हैं। आपको हम सोच रहे हैं कि 1 से 1.5 क्वेश्चन 1 घंटा हम कवरेज करवा दें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। को पढ़िए, ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का फंक्शन क्या है? क्या इसका होता है फंक्शन? तो वसा का पाचन करना होता है दोस्त। ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य क्या होता है? वसा का पाचन करना होता है, वसा का पाचन करना होता है। प्रोटीन का पाचन तो आपको बताए थे, वसा का पाचन जान लीजिए ट्रिप्सिन करता है। अमाशय जो प्रोटीन का पाचन करता है। मनुष्य के आहार नाल में यह एक अवशेषीय अंग है। मनुष्य के आहार जो हम लोग के पाचन क्रिया जहाँ होता है, जो पाचन का अंग है उसमें एक अवशेषीय अंग है जिसका कोई काम नहीं होता, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता, वो बेकार है, उसको काट के निकाल दिया भी जाता है। कभी कभी शरीर में प्रॉब्लम होता है, दर्द पीड़ा, उसमें सूजन आ जाता है, घाव जख्म हो जाता है, अपेंडिक्स सेपरेशन करवा करके इसको अपेंडिक्स को निकाल दिया जाए। ये अवशेषीय अंग, इसको निकालने से कोई घटा और कोई फायदा भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डी हो जाएगा ऑप्शन। कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्त।
कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद तो आपको पते है, हाँ ये तो मुंह पर है, अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा दोस्त। कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसमें 20 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर, और एक से एक क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। आपको भी VVI बहुत सारा नहीं निकला है, अभी तो MVVI बच रहा है। MVVI जब क्वेश्चन आएगा तो आप देखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन रहता है, आपका लेवल कैसा रहता है। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा किस तरह का रहता है। क्वेश्चन का लेवल इस तरह से रहेगा कि कहिएगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। इसका लेवल देखिए दोस्त। चलिए देखिए, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किस तरह से पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किस तरह से पकड़ता है दोस्त? अमीबा अपना भोजन किस तरह से पकड़ता है? तो कुटपाद द्वारा। क्या? कुटपाद द्वारा। कुटपाद द्वारा अपना भोजन पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है दोस्त? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाना चाहिए ताकि दोबारा वीडियो देखने का मौका न मिले। अगर देख रहे हैं, लग रहा है कि स्पीड काफ़ी है, तो आपको इसको स्लो मोशन में करके देख सकते हैं, है ना। सेटिंग में जाइएगा और स्पीड को कम कर दीजिएगा। अगर लग रहा है कि हमको तेज़ी से देखना है तो स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लाइपेज हो जाएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज हो जाएगा। लाइपेज हो जाएगा दोस्त, लाइपेज हो जाएगा। लाइपेज वसा पर क्रिया करता है। नेक्स्ट चलते हैं। सी ऑप्शन सही है जवाब। नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्त? ये जान लीजिए। उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? इसको आप बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं दोस्त। हाँ उपचयन, उपचयन, उपचयन दोस्त। आपको ये भी पता है कि भोजन का पचना, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया। क्या? उपचयन, उपचयन अभिक्रिया है। ये आता है बोर्ड एग्जाम में दोस्त, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ाल है दोस्त, तो पर भी क्लास आपके साथ हम ले रहे हैं। थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, तबीयत गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन लग रहा है एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अगर अभी से नहीं लेंगे, 10 क्लास लेना है, 10 मैराथन में आपका कंप्लीट करवा देंगे। एक देंगे, एक आपका क्लास देंगे सब्जेक्टिव का मटेरियल, तो उसमें सब्जेक्टिव का हर सब्जेक्ट से एक ही दिन करवा देंगे। 5-5 क्वेश्चन निकालेंगे, उसमें आपको 3-3 कम से कम लड़ जाएगा। ये तो हम गारंटी लेते हैं। जो आपको एग्ज़ाम में देता है वही देंगे, और जो आता है जो हूबहू छपेगा आपका एग्ज़ाम में वही देंगे। आपको फालतू ये जितना भी पढ़ाएं सब देखिए, बोर्ड इधर लिखा रहेगा कै में दिया है, मतलब हम तो एक ही लिखे हैं। ये सब क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार दिया, 10-10 बार तक दिया है, लेकिन एक बार हम लिखते हैं कि इसलिए कि ज़्यादा लिखने से लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए हम एक बार लिख दिए हैं। अम्ल का पीएच मान क्या होता है दोस्त? तो अम्ल का पीएच मान, बहुत बढ़िया जवाब, 7 से कम होता है। 7 से कम होता है अम्ल का पीएच मान। सही, ये हो गया अम्ल, अम्ल हो गया। और 7 से अधिक जो होता है दोस्त क्षार होता है। क्या होता है? क्षार में 7 से अधिक होता है। 7 के बराबर जो होता है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन, उदासीन। अब बताइए दोस्त, आपसे पूछ देगा कि उदासीन जल क्या है, शुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल क्या होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है, क्योंकि इसका पीएच मान 7.0 होता है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान
तो 7.4 होता है, 7.4 होता है। ये क्षारीय होगा क्योंकि 7 से ज़्यादा है ना, क्षारीय होगा। 7 से कम होगा, जैसे दूध के 6.4 होता है, तो ये दूध का ही क्या अम्लीय हो जाएगा। इसी तरह से दोस्त समुद्र का पानी का खारा होता है, आंसू का पीएच मान, समुद्र का पीएच मान 8.4 या 5 समथिंग होगा, तो वो सब क्षारीय हो गया है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है दोस्त? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? इससे हल्का सवाल नहीं होगा दोस्त। तो हम लोग के लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है सूर्य होगा, सूर्य होगा। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है ना। ग्रह का खोज केपलर ने किया था, केपलर, ग्रह का खोज केपलर ने किया था। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है ना। सूर्य एक तारा है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय सब हम ज्योग्राफी के लिए बता रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए। अब बताइए नवीकरणीय अनवीकरणीय आपको पता है। नवीकरणीय उसे कहते हैं जिसका कभी अंत न हो, जो प्राकृतिक रूप से बनाया हो और उसको प्राकृतिक ही नष्ट कर सकता है, अन्यथा कोई इंसान नहीं कर सकता है। जैसे कि हवा, पानी, ये सब क्या है, प्राकृतिक है, तो इसका हम लोग अंत नहीं कर सकते हैं। और अनवीकरणीय है जिसको एक न एक दिन खत्म होना है, जैसे कोयला खत्म होने के कगार पर है। कोयला है, लोहा है, तांबा है, बहुत सारा ऐसा मेटल है जो क्या है खत्म होने के कगार पर है। तो ये सब क्या हो गया, अनवीकरणीय संसाधन हो गया। और जो खत्म ना हो क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है दोस्त? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाँ, स्पर्शक पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब, स्पर्शक पाया जाता है। ऑफलाइन वाले बच्चे भी जवाब दीजिए, स्पर्शक पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब डी जिसने भी दिया बिल्कुल सही जवाब। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? हाँ, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दिया गया है न्यूक्लियस शब्द, रॉबर्ट ब्राउन। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्त, रॉबर्ट ब्राउन है ना। अब कहेगा जीवाणु का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। रॉबर्ट हुक, बिल्कुल सही जवाब। जिसने भी ऑप्शन डी दिया है बिल्कुल सही जवाब। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक द्वारा, बिल्कुल सही जवाब दोस्त। अगर आपको लग रहा है, अभी देखिए इससे इस स्लॉट के बाद जैसे उसमें ख़त्म हुआ एक पीडीएफ में, इसमें एक ख़त्म होगा, इसके बाद MVV MHAVVI निकलेगा। जैसे हम लोग दूध से मक्खन निकालते हैं, छाली निकालते हैं ना, उस तरह का क्वेश्चन भी आना बाकी है। इस तो 2021 में 21, 22, 23 में भी दिया है, देख सकते हैं आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। फेफड़ा का आकार कैसा होता है दोस्त? फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्त? भोजन का पचना आपको बताए थे स्टार्टिंग में, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है दोस्त, उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर और एक से एक मैराथन 10 मैराथन
10 दिन का क्लास में आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। लास्ट जो मैराथन होगा वो सब्जेक्टिव का होगा, उसमें बहुत सारा सब्जेक्टिव का डिस्कस होगा और जो पूछा गया है जो हूबहू छपेगा एग्जाम में, आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया जाएगा। आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि आप देख रहे हैं मगहिया मास्टर से, मगहिया सर से, मगहिया मास्टर चैनल पर और मगहिया तरीके से। देखिए आपको किस तरह से बताया जा रहा है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो बता सकते हैं आप इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो अब IBA हो जाएगा दोस्त। जिसने भी ऑप्शन बी दिया है बिल्कुल सही जवाब। अब IBA, अब IBA, अब IBA, अब IBA, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। सुपर फास्ट डोज, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। जल्दी लग रहा है स्लो मोशन करके वीडियो देख लीजिएगा, बोरिंग लग रहा है तो इसको स्पीड करके देख लीजिएगा। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, तो 0-2 हो जाएगा दोस्त, 0-2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिसने भी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण हुआ, तो 0-2 का हुआ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चूने के पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है। चूने का पानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कैसा हो जाता है दोस्त, तो दूधिया हो जाता है, दूधिया हो जाता है दोस्त, दूधिया हो जाता है। चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है दोस्त। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्त, कम समय में अधिक क्वेश्चन डिस्कस करें। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है दोस्त। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। 2018 और भी आया है लेकिन लिखे हैं 18 तक। हाँ ATP हो जाएगा बिल्कुल, बी ऑप्शन जिसने भी सही दिया जवाब, बी ऑप्शन ATP हो जाएगा दोस्त। चलिए सुपर फास्ट में चलते हैं। सुपर फास्ट में पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, किस क्रिया द्वारा होता है, किसके द्वारा तो रंध्र द्वारा बता चुके हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, किस क्रिया द्वारा होता है दोस्त। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है। हाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विसरण द्वारा, विसरण बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप लोग थक गए हैं तो पानी उनी पी सकते हैं। अगर देख रहे हैं और देखते देखते आपको बोरिंग हो रहा है तो आप पॉज करके वीडियो को जा करके पानी उनी पी करके मिजाज फ्रेश करके देखिए, उसको पॉज करके फिर से वहीं से देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है दोस्त। समय का सबसे महत्व होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर 5 मिनट जब कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप क्या कहते हैं आकर के कि 5 मिनट रहते ना भैया, तो एकदम क्वेश्चन का रदबद उड़ा देती हो। 5 मिनट नहीं मास्टरवा छीन लल को की करियो की बताइयो। तो यही सब आप करके बाहर में हम लोग बहस करते हैं। फिर दूसरा दोस्त में लोग की करियो भैया 10 मिनट रहते हमारा 2 बड़ा क्वेश्चन छूट गलो, बढ़िम के नहीं बनैलियो। फिर तीसरका दोस्त मिलो, लास्ट में हम सोचलिए कि ऑब्जेक्टिवा बनेबो बाद में कि बनेबो टाइमे कॉपियो छिना गलो, टाइमे हो गलो। तो वही सब बाद में सब बहाना मत बनाइए। आप ऐसा बना लीजिए कि आप देखते के साथ ऑप्शन देखते के साथ आंसर दे देते हैं। वो स्पीड बनाइए। मॉडल पेपर मारते, मॉडल पेपर आप ज़रूर एक सेट मारिए, कम से कम 1 महीना लगातार मारिएगा मॉडल पेपर, तो आपका स्पीड आ जाएगा। कम आप 3 घंटा एग्जाम में तो आपको 2.5 घंटा में बना करके बैठल रहिएगा, एकदम सही बना करके बैठिएगा। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया क्या होता है, यह क्रिया होता है किस में बताइए तो। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया होती है किस में होती है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्त। हाँ बी माइटोकॉन्ड्रिया में, बी बिल्कुल सही जवाब, माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्त। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। और यह क्रिया किस में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल सही जवाब दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। आपको कम समय में सुपर फास्ट
ट्रेन की तरह श्रमजीवी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जो चला है उस तरह का स्पीड लेकर के जा रहे हैं। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है बताइए? हाँ, वायवीय, ए ऑप्शन जिसने दिया वायवीय दोस्त। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, आप बने रहिए सिर्फ मगहिया मास्टर चैनल पर। आपको एक से एक आप हमको देख रहे होंगे कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन के अलावा हम कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं दोस्त। थोड़ा सा हम आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलते हैं तो बोलना हमारा काम है, क्योंकि आपको मोटिवेट भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक हो गया है। आपको जहाँ गलत दिमाग में कुछ बैठा हुआ तो उसको हमको निकालना भी मेरा ही काम है। आपको मोटिवेट करेंगे तो निकलना है। पढ़ाई के बाद ऐश मौज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी लगे रहिए। एक नहीं किसी के फ़ोन आ गया तो 12-1 बजे तक बतीते रहे, सुबह उठने का पढ़ने का टाइम है तो 9 बजे उठवे करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए दोस्त। बनने वाला बन जाएगा, बिगड़ने वाला बिगड़ जाएगा, है ना। आप देखते रहिएगा, आपके पीछे वाला है जो आगे निकल जाएगा और आगे हैं आप पीछे हो जाइएगा। तो ये सब ध्यान से निकाल दीजिए गलत चीज़, एग्ज़ाम दे लीजिए। उसके बाद ये सब सोचिएगा। मछली का श्वसन अंग, बहुत ईजी सवाल, गिल्स दोस्त, जिसको हम लोग गलफड़ा बोलते हैं। गलफड़ा, गिल्स, मछली का श्वसन अंग गिल्स। अच्छा ये बताएं, मछली तो गलफड़ा से लेता है श्वास। आपको पता है मेढक किससे श्वास लेता है? तो मेढक जो लेता है दोस्त त्वचा से लेता है। देखते हैं कभी देखें मेढक बैठा हुआ, बैंग जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका शरीर सांस लगा तो फूलेगा पचकेगा, फूलेगा, पूरा शरीर पर देखिएगा फूलेगा, एकदम बैठ के स्थिर से रहेगा, फूलेगा पचकेगा, क्योंकि वो त्वचा से श्वास लेता है ना। अब पूछ देगा मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मनुष्य में 4 कोष्ठ होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन भी आए दोस्त, सब याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बी ऑप्शन इसका होगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है अब, लेकिन बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। देखिए, रंध्र द्वारा हो जाएगा, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र, जिसको स्टोमाटा भी बोलते हैं हम लोग, है ना। आपसे ये पूछ सकता है कि पौधे भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा प्राप्त करता है। पौधे बाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा करता है? तो पत्तियों द्वारा करता है, रंध्र द्वारा करता है ना। तो पौधे से आपको क्वेश्चन 1-2 देखने को मिलेगा एग्जाम में। आपको पूछ देगा कि लवण कहाँ से प्राप्त करता है? तो आप मिट्टी से बोलिएगा। आप पूछ सकता है कि रात में पेड़ पौधे क्या छोड़ता है, या पेड़ पौधे से डायरेक्ट पूछ देगा पेड़ पौधे क्या छोड़ता है और क्या ग्रहण करता है। आपको क्वेश्चन आगे मिलने वाला है। देखिए नेक्स्ट, तिलचट्टा में कितने जुड़े श्वसन रंध्र होते हैं? तिलचट्टा में, जिसको हम लोग कॉकरोच बोलते हैं, कितने जुड़े श्वास रंध्र होते हैं दोस्त? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। हाँ, 10 जोड़े। जिसने भी 10 सी ऑप्शन दिया है 10 जोड़े दोस्त। 2 नहीं 10 होगा, 2 नहीं होगा दोस्त, 10 होगा, 10 श्वसन के अध्ययन के लिए क्या उपयोगी? श्वसन के अध्ययन के लिए क्या उपयोगी है दोस्त? श्वसन के अध्ययन के लिए क्या उपयोगी है? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन है? तो बताइए, श्वसन के लिए उपयोग किए जाने वाला बीज क्या है? तो अंकुरित बीज हो जाएगा दोस्त। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जिसने भी दिया जवाब बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है दोस्त? श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है देख लीजिए। तो CO2 और H2O, CO2 और H2O। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्त? और ऊर्जा, तीनों हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड और ऊर्जा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, पौधे में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है किसमें? पौधों में जो श्वसन होता है किसमें होता है दोस्त? एकदम इजी क्वेश्चन है। पौधों में श्वसन सभी में होता है दोस्त, तना में भी होता है, पत्तियों में होता है, जड़ में होता है, यानी डी ऑप्शन सही, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्त। पौधों में श्वसन होता है जड़ में, पत्तियों में, तना में, सभी में होता है, बिल्कुल सही जवाब डी।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है दोस्त? एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल होता है दोस्त, 30.5 किलो जूल प्रति मोल होता है दोस्त। ए ऑप्शन जिसने भी दिया बिल्कुल सही जवाब, ए ऑप्शन जिसने भी दिया बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, सुपर फास्ट में तो वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह चला। स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है? स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्त? स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है? हाँ सभी हो जाएगा, CO2 का निष्कासन, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और जल वाष्प का निष्कासन। बिल्कुल सही जवाब दोस्त, इसमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि स्टोमाटा क्या है? गैसों का आदान प्रदान करता है। स्टोमाटा किसको बोलते हैं? रंध्र को बोलते हैं। रंध्र का काम क्या है? ऑक्सीजन को निकालना। वो ऑक्सीजन छोड़ता है, पेड़ के पत्तियां जो होता है ऑक्सीजन छोड़ता है, वही ना हम लोग ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। जो पेड़ पौधे पत्तियों द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो वो लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं? हम लोग ग्रहण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो बाहर निकालते हैं तो वो क्या करता है? CO2 को अवशोषण कर लेता है, वो अपनी ओर ग्रहण कर लेता है, CO2 को अवशोषण कर लेता है और जल वाष्प का निर्वासन करता है। जब वाष्प बनता है तो पत्तियों द्वारा वो क्या करता है? बाहर निकाल देता है। इनमें से सभी, डी ऑप्शन यानी सब सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, खुली परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बहुत ईजी सवाल। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बहुत ही ईजी जवाब है दोस्त, कितना बार पूछा गया नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम एक ही बार के दिए हैं। तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र, तिलचट्टा में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉकरोच भी बोलते हैं दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बी ऑप्शन सही है। चलिए वंदे भारत एक्सप्रेस के लेवल में चलिए, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है दोस्त? तो ये बहुत ईजी सवाल है। मानव हृदय में इसके पहले हम बताए थे 4, मछली में 2 होता है दोस्त। जो हम बोलते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन उससे आ सकता है जो हम बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन ही देगा जो सर बता रहे थे किसी के बारे में, वही क्वेश्चन छप गया। तो ध्यान से सुनने का भी कोशिश कीजिएगा, है ना। ये कि नहीं कोई टीचर बोल रहा है तो आप कहीं और बहस में लगे होंगे। आपको टारगेट ये नहीं पूरा करना है कि वीडियो सिर्फ ख़त्म कर देंगे हमारा काम हो गया। वीडियो ख़त्म करना टारगेट नहीं है, वो वीडियो से हमको समझना है। एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन आंसर हमको मिल रहा है तो उसको समझना है, हर एक क्वेश्चन को गहराई से देखना है। मतलब कि आप ये नहीं पढ़िएगा सरसरी तरीके से पढ़ जाइएगा। पढ़ने की विधि जानते हैं ना, एगो सरसरी विधि होता है, रगड़ के पढ़ गया पता नहीं चला। आपको एकदम गहन विधि से पढ़ना है, एकदम गहन करके पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं दोस्त? हाँ पेस मेकर हो जाएगा, बी ऑप्शन जिसने भी दिया दोस्त। सीरा आलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? पेस मेकर। नेक्स्ट चलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह। और देखिए दोस्त, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? बहुत ही VVI क्वेश्चन है, न जाने कितने बार पूछा गया ये प्रश्न है ना। न जाने कितने बार पूछा गया प्रश्न, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? अगर बोरिंग लग रहा है दोस्त तो पानी उनी पी लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करें ज़रूर। और देखिए दोस्त, अगर आप नए दोस्तों को शेयर करते हैं तो आपको ये देखेंगे कमेंट में किसका मैसेज अच्छा रहता है। अगर देखते हैं जैसे कि जितना हमारा सब्सक्राइबर है, अगर वो अपने तरीके से कुछ ऐसा 2-4 बढ़वा दिया तो उसका हम एक जो सुपर चैट होता है, सुपर चैट के माध्यम से हम आपको बहुत ही शानदार तरह से गिफ्ट देंगे। तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? माने कि हाई बीपी। उच्च रक्तचाप किससे कहते हैं? हाई बीपी को कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई बीपी, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को ही उच्च रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप सामान्य रक्तचाप कितना होता है सामान्य मनुष्य में? सामान्य
मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg, है ना। तो 120 हो जाए, इससे 120 से आगे ऊपर वाला हो गया तो हाइपरटेंशन हो गया, और लो जो होता है 80 से नीचे हो गया तो हाइपोटेंशन हो जाता है। लो हो गया तो ऊपर चढ़ गया तो हाई बीपी, जिसको उच्च रक्तचाप कहते हैं। ये लो बीपी हो जाता है, जिसको ज़्यादा महिला में, गर्भवती महिला में होता है लो बीपी, वही हो जाता है ना। तो ये सब समझिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाँ, हाइपरटेंशन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हो जाएगा दोस्त। डी ऑप्शन जिसने भी दिया है सही जवाब, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। नेक्स्ट चलते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस लेवल में सुपर फास्ट अशुद्ध रक्त को फेफड़े में हृदय, अशुद्ध रक्त फेफड़े में से हृदय में जाता है। देखिए, हाँ, फुफ्फुस धमनी द्वारा जाता है। किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी द्वारा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अशुद्ध रक्त के फेफड़े में हृदय में जाता है फुफ्फुस धमनी द्वारा, बी ऑप्शन सही जवाब दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है। धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है दोस्त। धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है, बता सकते हैं। हाँ, हृदय से शरीर के विभिन्न अंग में, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। ए ऑप्शन जिसने भी दिया है बिल्कुल सही जवाब दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। शिराएँ अशुद्ध रक्त पहुँचाती है। शिराएँ हैं जो अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँचाती है दोस्त? शिराएँ अधिक रक्त पहुँचाती है शरीर से हृदय, शरीर से हृदय। ये ऑप्शन जिसने भी दिया सही जवाब। शरीर के अंगों से हृदय की ओर, शरीर के अंगों से हृदय की ओर, शरीर के अंगों से हृदय की ओर क्या है? शिराएँ अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है। अशुद्ध रक्त को शिराएँ कहाँ पहुंचाती है? शरीर के अंगों से हृदय की ओर। चलिए नेक्स्ट जवाब, नेक्स्ट सवाल। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? रंध्र द्वारा जो जल का निष्कासन होता है, स्टोमाटा द्वारा जो जल का निष्कासन होता है दोस्त, उसको तो हम लोग बाष्पोत्सर्जन हम बताए थे। बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन। सी ऑप्शन सही है, स्टोमाटा देखिए दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करते हैं किसके द्वारा? निलय द्वारा। निलय द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निलय द्वारा, निलय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन देता है? हीमोग्लोबिन को लाल रंग कौन देता है दोस्त? तो लोहा देता है, लौह देता है, लौह, लौह, लौह देता है। आपको पता है लौह किसे कहते हैं? इसको सांकेतिक नाम एफ होती है। लोहा के कमी से आपको बोल देगा दोस्त, लोहा के कमी से, लोहा की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? शरीर में कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो देखिएगा दोस्त, एनीमिया रहेगा। क्या? एनीमिया, एनीमिया। लोहा के कमी से यानी आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। अगर कहेगा मधुमेह रोग किसके कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। घेघा रोग किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ये सब एकदम भी आए क्वेश्चन, इसको हर बात पर भी ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से ये क्वेश्चन अभी करवाए हैं, जस्ट दे दिया। देखिए जस्ट दे दिया, एनीमिया होता है। एनीमिया, हीमोग्लोबिन वही दोस्त हो गया। हीमोग्लोबिन की कमी से यानी रक्त के कमी से भी दे सकता है कि रक्त के कमी से क्या होता है? तो एनीमिया रोग होता है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। पीलिया रोग देखिए दोस्त, मधुमेह रोग किडनी में होता है। किस में? किडनी में, जिसको हम लोग ब्रिक भी बोलते हैं। क्या? ब्रिक भी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं दोस्त, कहीं कहीं गुर्दा भी बोलते हैं, है ना। एनीमिया तो लोहा के कमी से होता है, आयरन की कमी से, आयरन की कमी से, है ना। ये होता है इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन
लीन, इंसुलिन की कमी से इंसुलिन के इंजेक्शन लिया जाता है नाभि में। पीलिया रोग होता है दोस्त यकृत में, पीलिया रोग होता है यकृत में, पीलिया रोग होता है यकृत में, जिसे हम लोग जॉन्डिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी के रूप में भी धारण कर लेता है, हेपेटाइटिस बी सी सब हो जाता है यकृत में। पीलिया रोग आप पूछ देगा वही पायरिया रोग, पायरिया यहाँ पायरिया नहीं, ये डायरिया जैसे दिया। डायरिया क्या होता है? दस्त होता है, जो हम लोग के लूज मोशन होता है और डायरिया, इससे मृत्यु भी हो जाता है बहुत सारा कमजोरी आने से। एक होता है पायरिया, कुछ होता है पायरिया। तो पायरिया जो होता है दोस्त दांत में होता है। क्या इसमें? दांत में होता है पायरिया, मसूड़ों में होता है ना, मसूड़ों में होता है पायरिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, इसी तरह से फैक्ट हम आपको कुछ क्वेश्चन में बताते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? यानी आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि WBC का जीवन काल कितना होता है। हाँ, WBC का जीवन काल कितना होता है? 12 से 20 दिन तक होता है। क्या? 12 से 20 दिन होता है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती? 12 से 20 दिन होता है दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। WBC जिसको श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, WBC वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी खून नहीं होता है? तो मक्खी में नहीं होता है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। मक्खी में नहीं होता है, मनुष्य में तो होता है, पक्षी में भी होता है ना, मक्खी में नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? क्या होता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? आप लोग बता सकते हैं। हाँ, प्लेटलेट्स बुआ, प्लेटलेट्स। हाँ, 3 तरह के खून होते हैं, जानबे करते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स होते हैं ना। नेक्स्ट चलते हैं। पादप में जाइलम किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पादप में जाइलम किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्त? पादप में जाइलम किसके प्रति उत्तरदायी होता है? हाँ, तो जल का वहन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जल का वहन का प्रति, जल के वहन के प्रति। वहन वो नहीं, सिस्टर वाला वहन नहीं, वहन का मतलब बहना होता है, वो वहन नहीं, सिस्टर वाला वहन नहीं दोस्त। आप लोग सिस्टर मत समझिएगा, क्योंकि बहुत सारा बेवकूफ़ लोग भी देखते हैं क्लास को, आप लोग होशियार बच्चे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? देखिए जो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन में आ रहा है धीरे धीरे दोस्त। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब दोस्त, बी ऑप्शन। गलफड़ा से श्वास लेते हैं, गिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। 4 मनुष्य में होते हैं, 3 मेढक में होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुपर फास्ट वंदे भारत के लेवल में खाद्य पदार्थों को पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? हाँ, कौन सा है? हाँ, सुक्रोज हो जाएगा दोस्त, सुक्रोज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुक्रोज। नेक्स्ट चलते हैं। सुपर फास्ट फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसमें? फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसमें? फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसमें? हाँ, सुक्रोज के रूप में। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्त। डी जिसने भी दिया बिल्कुल सही जवाब है, सुक्रोज के रूप में। सुपर फास्ट। चलिए, कम समय में अधिक क्वेश्चन दोस्त। आपको लग रहा होगा जल्दी करवा रहे हैं, आपके फ़ायदे के लिए बता रहे हैं दोस्त, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। जो जिसने समय का वैल्यू दिया है वो आज तक महान बन गया है दोस्त। बड़े बड़े वैज्ञानिक ने समय का वैल्यू दिया है, वो बहुत समय का वैल्यू जो दिया है, आज वो बहुत महान आदमी बन गया है। जैसे बहुत सारा बड़े बड़े कंपनी वाले, बड़े बड़े उद्योगपति, ये सब क्या है? समय का वैल्यू दिया है। समय का जो बर्बादी किया है उसका ज़िंदगी भी बर्बाद हो गया दोस्त। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक मिनट का वैल्यू दीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में एक एक सेकेंड के लिए आप तरसिएगा। 1 मिनट भी रह जाता तो हमारा काम 1 नंबर चलते। जो इसको समय का वैल्यू उसी को पता है दोस्त, समय का वैल्यू उसी का पता है जिसने 1 नंबर से या 2 नंबर से फेल हुआ है। कोई भी पेपर 1 नंबर या 2 नंबर से फेल हो गया है,
उसी को पता है कि समय कितना मूल्यवान चीज़ है। जिसने तो पास किसी तरह घींच तीर के कर दिया दोस्त, उसको क्या। अभी क्या होता है, ऐश मौज कर रहा है। देखिएगा बहुत सारा ऐसा लड़का है कि कभी बर्थडे में, कभी छठियारी में, कभी न्योता पानी मार रहा है पूरा। गलती से चोरी डकैती से पास हो जाता है, वो अलग चीज़ है दोस्त। कहूँ कहूँ सेंटर ऐसा रहता है गड़बड़ जगह, जहाँ क्या करें, बहुत सारा ऐसा मास्टर होता है बेवकूफ़ लोग कि ध्यान नहीं देता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे निकल भी जाते हैं। बहुत सारे जिसने बच्चा अच्छा से लिखने भी नहीं, हिंदी नहीं आता है, वो फर्स्ट डिवीज़न कर जाता है। क्या कीजिएगा, और वही देखेगा तो टोलबा में क्या बोलेगा जानते हैं, आके ये सब पढ़न पूछ ले, हम उतना पढ़ल ये उतना ध्यान देवे तो होले, हमरा इतना ऐस मौज तोहनी कर मेरे, ये सब जिंदगी तोहनी के नहीं मिले वाला। हम पढ़ लेकिन फर्स्ट डिवीजन, तू कोई लेनी सेकेंड लेनी, तू कोई लेनी थर्ड लेनी। तो ये बेवकूफ़ लोग गलती से पास हुए। आपको वो परसेंटेज उठा लिया, मार्क्स उठा लिया, अलग चीज़ है। गलती से बेवकूफ़ मास्टर रहने के कारण आप उठा लिए, लेकिन नॉलेज तो नहीं उसके पास होगा। आपका नॉलेज आप सेकेंड डिवीजन है, लेकिन वो फर्स्ट डिवीजन है। जो अंदर आपका गुण है, आपका नॉलेज है, आपको ज्ञान है, उसके पास नहीं है। आप मैट्रिक में हार जाइएगा तो देखिएगा, जो मैट्रिक में एकदम अच्छा नंबर से पास करेगा ना, उसका इंटर देखिए बहुत ख़राब जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि मैट्रिक में फुल के 12 हो जाता है। बाप रे, हमरा ऐसा कोई पढ़ने वाला कोई है ये नहीं। तो ये सब दिक्कत होता है कब, जब इंटर का एग्ज़ाम आता है तब। और आप कम नंबर भी लाएँ तो इंटर में उससे ज़्यादा लाइएगा, क्योंकि आप मेहनत करने लगे। क्यों कि हम अभी लाए हैं, लेकिन अगला जो इंटर के देंगे अगला ऐसे नहीं होने देंगे। मेहनत ज़्यादा करने लगता है। कोई कोई बेवकूफ़ होता है जो समझते नहीं और लापरवाही कर देता है। तो समय का वैल्यू दीजिए। आपको सरकार इतना सुविधा बिहार सरकार दे रहा है, सबसे अधिक खर्चा बिहार सरकार का शिक्षा पर ही है, क्योंकि शिक्षा पर जितना खर्च बिहार राज्य कर देता उतना कोई करने वाला नहीं है। साइकिल है तो ड्रेस का पोषण है, खाना है, पीना है, बहुत सारा आपको सुविधा दे चुके हैं। टीचर भी इतना दे दिए हैं, पढ़ाई में कोई कमी नहीं है ना। शिक्षा नीति बहुत ही सुधर चुका है दोस्त। बिहार में बहुत ही शिक्षा नीति आगे निकल चुका है, बहुत ही सुधर चुका है। हम तो और मनाते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाई हो। हम लोग चाहते हैं कि अच्छे ढंग से हो, कि हम लोग की बाल बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो। अभी तो छोटा छोटा है, तो हम लोग भी सरकारी में जाएं, कम से कम पैसा तो बचेगा। अच्छा पढ़ाई जब देगा सरकारी में, तो हम क्यों जाएंगे प्राइवेट में, बताइए। अगर हम वही सुविधा यहाँ मिल रहा है तो हम क्यों प्राइवेट में जाएं। अगर सबका सोच यही हो जाए सरकारी मास्टर वाला, और जितना भी नौकरी करता है सरकारी लोग, अगर सब अपना अपना बच्चे को सरकारी में पढ़ाने लगे, तो सरकार की शिक्षा नीति ऐसे ही सुधर जाएगा। तो चलिए, रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है दोस्त। इसका ऑप्शन रक्त ऐसे पूछ सकता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है ना। बता दिए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, बताइए तुम। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका हम लोग तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी ग्रंथि बोले तो, सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो जाएगा लीवर, है ना, यकृत जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चालनी नलिकाएं कहाँ किस में पाई जाती है? चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है दोस्त? चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? देखिएगा, चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? फ्लोएम में। बिल्कुल सही जवाब फ्लोएम। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब फ्लोएम हो जाएगा। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? फ्लोएम में। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है? फ्लोएम में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? आरबीसी का जीवन काल हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं दोस्त, 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है दोस्त। आपको आरबीसी का डिटेल्स हम शुरू में स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है दोस्त? ऑक्सीजन में कौन सहायता करता है? हाँ, ऑक्सीजन में WBC होता है दोस्त। WBC ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? WBC। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। रोग प्रतिरोध की क्षमता भी उसी के पास होता है ना। रोग से लड़ने में मदद वही करता है दोस्त, WBC। नेक्स्ट चलते हैं।
संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं। संवहन उत्तक के रूप में क्या पाए जाते हैं? संवहन उत्तक के रूप में क्या पाए जाते हैं दोस्त? हाँ, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ई ऑप्शन। संवहन उत्तक के रूप में पाए जाते हैं एपिडर्मी। एपिडर्मी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त वंदे भारत एक्सप्रेस के लेवल में। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अशुद्ध करता है? रक्त को थक्का बनाकर अशुद्ध करता है, तो ये हो जाएगा दोस्त प्लेटलेट्स। रक्त को थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। अब एक से एक क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा कि रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है? कौन मदद करता है? करता है दोस्त तो थ्रोम्बोकाइट्स। कुछ थ्रोम्बोकाइट्स। वही पूछ देगा रक्त को थक्का किस विटामिन के कारण जमता है, तो विटामिन पूछ दे तो विटामिन के रहे और दिया हुआ तो के लिखिएगा। क्या? के लिखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त सुपर फास्ट लेवल वंदे भारत के लेवल में। इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, प्लेटलेट्स। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं ब्लड समूह ए का कौन सा एंटीबॉडी है? ब्लड समूह कौन सा? हाँ, ब्लड समूह ए में कौन एंटीबॉडी है? कौन एंटीबॉडी है? तो बी है जो बुआ, एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी है, क्या है? एंटीबॉडी है। ये एंटीजन है। एंटीजन है। ये सर्वग्राही है। सर्वग्राही है जो सभी से रक्त ले सकता है, ग्रहण कर सकता है। ये सर्वदाता है। सर्वदाता है, ये सबको दे सकता है दोस्त। देखिए बी है जो बी में एंटीबॉडी पाया जाता है, ए में एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन पाया जाता है ना। ए बी जो सर्वग्राही है, सबसे रक्त ले सकता है। और ये सर्वदाता क्या है? सबको दे सकता है, जिसको ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता, ए बी सर्वग्राही कहलाता है। तो बिल्कुल ही सही जवाब दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, बहुत ही लाजवाब तरीके से आपका जा रहा है, तो बने रहिए आप मगहिया मास्टर चैनल पर। एक से एक क्वेश्चन आपके बीच लेकर के आ रहे हैं मगहिया सर। बस आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। हम समय बर्बाद करना नहीं आपको चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं अधिक से अधिक आपका क्वेश्चन कम समय में करवाएं। समय कम बच रहा है दोस्त, समय का वैल्यू समझिए। हम यही जानते हैं आपको बहुत सारा हम मैराथन देने वाले हैं, तो अगर इस तरह से हम देंगे कम से कम 1-1.5 घंटा का मैराथन ही देंगे तो बच्चे समझेगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, इसको सेरिब्रम बोलते हैं। प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम बोलते हैं दोस्त। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। ए ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। मेरुरज्जु निकलता है कहाँ से? मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से दोस्त। मेडुला से निकलता है, मेडुला से। मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से दोस्त। मेरुरज्जु निकलता है मेडुला से दोस्त। देख लीजिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। सुपर फास्ट वंदे भारत के रूप में मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो हो जाएगा अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्त। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्त। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन दोस्त। न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है दोस्त? न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ होता है? तो कोशिकाएं। किसमें? कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग साइटोन भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, साइटोन भी बोलते हैं दोस्त।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइटोन जिसको हम लोग बोलते हैं, न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है? साइटोन में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, ऑप्शन नंबर ए कोशिका काय या साइटोन एक ही को बोला जाता है। न्यूरॉन में केंद्रक न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, न्यूरॉन में न्यूक्लियस कहाँ उपस्थित होता है? तो कोशिका या साइटोन में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, वंदे भारत एक्सप्रेस में शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में होता है। जो ताप को नियंत्रित कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। क्या करता है? हाइपोथैलेमस। ये सबसे छोटी ग्रंथि है ना, देख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, देखिए निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया बिना इच्छा के अनुसार, जो बिना इच्छा के, और यह ऐच्छिक क्रिया क्या होता है? जब मन हुआ छींक दिए, जब मन हुआ खोख दिए, जब मन हुआ हाथ मार दिए, पैर मार दिए, जब मन हुआ जीभ बाहर निकाल दिए, है ना, तो क्या हो गया? ऐच्छिक क्रिया। और अनैच्छिक क्रिया जिसका मन से हम नहीं करते, जैसे सांस लेना, हम रोकेंगे तो ऊपर चल जाएंगे, हम अपने रुक जाएंगे। जैसे सांस लेना अगर बंद कर देंगे तो हम सोचेंगे हम अपने बंद हो जाएंगे। अगर देखिएगा कि आँखों का पलक क्या है? कितनों सोचेगा हम अटकी नहीं मारेंगे, देखते देखते आपका पलक गिर ही जाएगा। तो क्या हो जाए? अनैच्छिक क्रिया है। आपको मान लीजिए खांसी भी ऐसा चीज़ है, तो छींक उक मतलब कि कभी कभी आ जाता है तो रोक नहीं पाते हैं, तो वो तो उतना नहीं होता है, लेकिन उसको में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हृदय का धड़कना कितनों रोकिएगा तो नहीं रुकेगा, है ना। तो अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है, माने कि ऐच्छिक क्रिया इसमें कौन है? ऐच्छिक क्रिया कौन है? हृदय के धड़कना अनैच्छिक क्रिया नहीं, बाकी सब अनैच्छिक क्रिया है। चबाना, लार आना, बमन, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त। डी ऑप्शन, दो न्यूरॉनों के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉनों के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं दोस्त। बहुत सी इजी सवाल है। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को, अभी सेंटअप एग्जाम हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन दिया था सिनेप्स। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? या दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगर तंत्रिका का जाए यहाँ ब्रिक दे दे, कुछ ब्रिक दे दे, ब्रिक, दो ब्रिक के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो बता सकते हैं कोई? हैं बताइए। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को तो सिनेप्स बोलते हैं। अच्छा, ब्रिक के क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते थे? नेफ्रॉन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? संवेदीग्राही नहीं है। देखिए संवेदीग्राही किसको कहते हैं? जैसे आँख, कान, नाक जो हो गया, आँख हो गया, नाक हो गया और कान हो गया, संवेदीग्राही है। पूछ रहा है कौन नहीं है संवेदीग्राही? तो दिमाग संवेदीग्राही नहीं है, बाकी सब संवेदीग्राही दोस्त, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सुपर फास्ट वंदे भारत लेवल में। नेक्स्ट चलते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, अभी बोले आ गया दोस्त। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हाँ, नेफ्रॉन हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक को न्यूरॉन बोलते हैं। यहाँ तंत्रिका रहेगा या न्यूरॉन? हाँ, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। लेकिन अगर एजा रह जाएगा ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो ये नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा दोस्त। अगर जीरी सुन चेंज कर देगा, तंत्रिका की जगह ब्रिक डाल देगा तो नेफ्रॉन हो जाएगा, लेकिन तंत्रिका रहेगा तो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूरॉन वह हिस्सा है जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, उसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन वह हिस्सा है जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखिएगा दोस्त, हाँ, डेंट्राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, सुपर फास्ट एक्सप्रेस में। देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, और सबसे लंबी ग्रंथि पूछे तो ये कृत है। हम सबसे लंबी तंत्रिका पूछे तो, सबसे लंबी कोशिका पूछे तो तंत्रिका कोशिका, जिसे हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो हम लोग पढ़े थे 1350 ग्राम, हम लोग 1350 ग्राम, तो 1350 ग्राम नहीं है दोस्त, 1350 ग्राम नहीं है, 1350 ग्राम नहीं है, तो 1.4 यानी 1 किलो 400 ग्राम यानी 1400 ग्राम के लगभग में हो जाएगा, 1400 ग्राम के लगभग में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है दोस्त? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? हाँ, इंसुलिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किसके कारण? इंसुलिन के कारण होता है। क्या होता है? इंसुलिन के कारण, इंसुलिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्त, इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट चलते हैं, वंदे भारत लेवल में रुधिर चाप इनमें से कौन सा नियंत्रित करता है? रुधिर चाप कौन नियंत्रित करता है दोस्त? रुधिर चाप कौन नियंत्रित करता है? हाँ, रुधिर चाप कौन नियंत्रित? एड्रीनल। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एड्रीनल। एड्रीनल हो जाएगा दोस्त, एड्रीनल। बढ़ते रहो बंधु। नेक्स्ट चलते हैं, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से। बहुत ईजी जवाब सवाल है दोस्त, और ईजी जवाब भी इसका है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग यानी घेघा रोग भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, अब टू ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अब टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अब टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? हाँ, क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन हो जाएगा दोस्त, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, सी लगता है सभी हो जाएगा क्या दोस्त? सही सभी हो जाएगा। फास्फोरस, क्लोरीन और सोडियम। अब टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन था। ग्वाइटर अथवा घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी, तो भी हो जाएगा। हाँ, तो सभी उसमें हो जाएगा दोस्त, सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस हो जाएगा दोस्त। अब टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से सभी, फास्फोरस, क्लोरीन और सोडियम। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, देरी ना करते हुए, आपको समय बचाते हुए, हम सोचते हैं कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड करें आपको। टेस्टोस्टेरोन स्रावित कहाँ से होता है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित किससे होता है? टेस्टोस्टेरोन किससे स्रावित होता है? वृषण से। क्या होता है? वृषण से। ऑप्शन नंबर ए जिसने भी दिया बिल्कुल सही जवाब है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृषण से, वृषण से। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? आप देखते हैं जब किशोरावस्था में होते हैं तो क्या था, आपका शरीर में दाढ़ी में बाल आने लगता है ना, काँख में बाल आने लगता है, बहुत सारे परिवर्तन होने लगता है शरीर में, है ना। ये भी दोनों हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन एक मादा में एक स्त्री पुरुष में होता है, एक स्त्री और एक पुरुष में होता है ना। एक एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन एक पुरुष में एक मादा में होता है। चलिए, नर और मादा में होता है, नर और मादा, नर और मादा, नर और मादा, नर नर और मादा में ये दोनों क्या हार्मोन है? एक नर में पाया जाता है, एक हार्मोन। बहुत सारे किशोरावस्था में परिवर्तन आता है, जैसे शरीर का आकार बदलना, दाढ़ी मुछाना, कांख में बाल आना, घेघा फूटना, ये सब आवाज़ में परिवर्तन होना, क्या ये किशोरावस्था का लक्षण है। तो ये किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण। किशोरावस्था में जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये सब होता है एक स्त्री में एक पुरुष में होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, बहुत भी क्वेश्चन था, इसको आना ही आना है। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है पूछ रहा है। हाँ, अंडाशय नहीं करता है, अंडाशय तो अलग इसका फंक्शन है, हो जाता सी ऑप्शन। पूछ रहा है नहीं दोस्त, देखिए नहीं का यहाँ दे रखना, ये सब ध्यान देना है नहीं पर।
आप एलिमिनेशन मेथड से कीजिएगा। हम आपको मेथड बता देते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, आपको अगर सही ऑप्शन नहीं लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा कौन सही होगा 4 ऑप्शन में, तो आप एक एलिमिनेशन मेथड लगाए क्या कि आप गलत को छाटिए। अगर 3 गलत छाट देते तो एक तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो क्या देखिए यहाँ गलत हम एलिमिनेशन मेथड से इसको किए। देखिए क्या किए, अग्न्याशय से क्या होता है, अग्न्याशय ग्रंथि है, पीयूष भी ग्रंथि है, वृषण भी एक तरह से क्या होता है, अंतःस्रावी और बाह्य ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ये तो करता है वृषण, है ना। और अंडाशय जो क्या है, अंडाशय हमारे जो महिला में पाया जाता है जिसमें बच्चा रहता है उसको, तो उसका वो फंक्शन नहीं होता, इसलिए उसको एलिमिनेशन मेथड से 3 छाटे थे, कोई ऑटोमेटिक जवाब निकल गया। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है। ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो हार्मोन भी एंजाइम दोनों स्रावित करता है, हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है दोस्त, कौन सा ग्रंथि है। हाँ, तो अग्न्याशय ग्रंथि, सी ऑप्शन सही जवाब है दोस्त, अग्न्याशय। निम्न में कौन सा ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है, तो अग्न्याशय। अग्न्याशय जिसने भी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है। निम्न में कौन सा पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है। हाँ, निम्न में कौन सा पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन है दोस्त, देख लीजिए। निम्न में कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से, यानी पीयूष ग्रंथि भी इसको बोलते हैं, इसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है। दिमाग के बीच वाला हिस्सा में जहाँ लोग टीका लगाते हैं वहीं पिट्यूटरी ग्रंथि मटर के दाने के समान होता है। तो क्या निकलने वाला हार्मोन है, क्या वृद्धि हार्मोन, क्या होता है वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दोस्त, जिसने भी ये दिया है उसका आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, नंबर पर मत ध्यान दीजिए दोस्त। नंबर देखिएगा तो आप क्वेश्चन मत, हम नंबर जान के गड़बड़ाए हैं और नंबर देख के हड़किए कितना क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ। हम शुरू में देखें स्टार्टिंग में आपको हम करीब 80 क्वेश्चन बिना नंबर के हम करवाए हैं, पता है क्यों, कि नंबर देखे तो आप आधा वीडियो देखे बहुत सारा क्वेश्चन है कि बंद करो यार, बहुत क्वेश्चन, बहुत ऐसा मैराथन हम देखें। अरे मैराथन हम आपके लिए ले रहे हैं, मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन पढ़ना है। जो भी आई क्वेश्चन उसी को हम दिए हैं, बहुत सारा लेंगे तो मतलब 2 दिन के भी मैराथन में नहीं ख़त्म होगा, इसलिए हम आई क्वेश्चन लिए हैं। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नांकित में कौन आपातकालीन हार्मोन है। आपातकालीन हार्मोन दोस्त एड्रीलिन हो जाएगा। आपातकालीन हार्मोन कौन है, एड्रीनलिन। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है हल्का फल्का, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, हम सुधार देंगे। निम्नांकित में से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है, एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल हार्मोन है ना। नेक्स्ट चलते हैं, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में कौन सा नियंत्रित करता है, कौन नहीं नियंत्रित। देखिए नहीं पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, कौन क्या करता है लड़का कि नहीं पर ध्यान नहीं देता, मार के निकल जाता है सही वाला। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में कौन सा नियंत्रित नहीं, कौन सा ऐसा रक्त में मात्रा है जो नियंत्रित नहीं करता। इंसुलिन, ग्लूकोमा, गैस्ट्रिन और सोमेटिन है ना, बोलिए। हाँ हाँ, गैस्ट्रिन बिल्कुल सही जवाब। ये तो करता है, ये करता है, ये करता है, ये नहीं करता है ना, इसलिए सी हो जाएगा। पूछ रहा है नहीं करता है तो गैस्ट्रिन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है दोस्त। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि, क्या हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। बस लक्ष्य दूर नहीं है दोस्त, पहुँचने वाले हैं हम लोग, बस कुछ मिनट इंतज़ार कीजिए, कुछ क्षण इंतज़ार कीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये जिसने भी दिया जवाब बिल्कुल सही। हार्मोन स्रावित करता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, अंतःस्रावी ग्रंथि से। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, एंड्रोजन, एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है दोस्त, एंड्रोजन। हाँ,
एंड्रोजन नर हार्मोन है। आपको बताए थे भी कि एंड्रोजन एक टेस्टोस्टेरोन था जो पुरुष वाला हार्मोन था, और एक एंड्रोजन था जो नर हार्मोन था। हम बताए थे ना, जिसमें किशोरावस्था में जो शरीर में परिवर्तन आता है, आकार में परिवर्तन आता है, बहुत सारे ऐसा परिवर्तन होता है। महिलाओं में ज़्यादा आकार में परिवर्तन आता है, पुरुषों में देखिएगा दाढ़ी मूछ और बाल उल जैसा बहुत सारा निकलता है। अब महिलाओं में क्या होता है, शरीर का परिवर्तन होता है, बहुत सारा आकार बदल जाता है, वो किशोरावस्था के कारण होता है ना। तो ये सब क्या है, नर हार्मोन एंड्रोजन के कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्त? बहुत ईजी जवाब, लेकिन बहुत बार पूछा गया है, बहुत VVI क्वेश्चन है। इंसुलिन की कमी से आपको पहले बताया था, मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग इसको ये आयोडीन के कमी से होता है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। जड़ का अधोगामी वृद्धि, जड़ वहाँ लिखाना चाहिए, जड़ यहाँ दे देते, जड़ लिख दिया है, जड़ है ना। जड़ का अधोगामी वृद्धि, जड़ का अधोगामी वृद्धि, हाँ, जड़ को अधोगामी वृद्धि। रुकिए थोड़ा सा, ये क्वेश्चन था क्या, मधुमेह सी, मधुमेह, हाँ, गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा दोस्त। गुरुत्वानुवर्तन, इसका जड़ का अधोगामी वृद्धि किस में होता है, किसके कारण होता है? गुरुत्वानुवर्तन। जिसने भी बी दिया जवाब बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, गुरुत्वानुवर्तन। किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? बहुत लाजवाब क्वेश्चन, बहुत VVI क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है? किस हार्मोन के कारण से पत्तियां मुरझा जाती थी? एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल रहे, एब्सिसिक एसिड रहे, बात एक ही है। इसको क्या होता है, पत्तियां मुरझा जाती, किसके प्रभाव से? एब्सिसिक एसिड के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, डी ऑप्शन सही जवाब, एब्सिसिक एसिड। 30 नंबर 130 में बस कुछ क्षण याद मात्र याद खड़े रहिए या सोए रहिए या बैठे रहिए, लेकिन उसको देखिए 10-5 मिनट और। निम्नांकित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? हाँ, पादप हार्मोन नहीं होना चाहिए, पादप हार्मोन नहीं होना चाहिए, नहीं पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा हार्मोन पादप नहीं है? तो ये नहीं वाला पर ध्यान दीजिए, नहीं वाला क्वेश्चन में आप लोग फंसिएगा, बहुत फंसाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। डी ऑप्शन जिसने भी दिया बिल्कुल सही है। बाकी सब एथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन, लेकिन ऑक्सीटोसिन नहीं है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, डी ऑप्शन सही है था। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन तो जानबे करते हैं दोस्त, एक हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। आपसे पूछ देगा जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है। आपसे ये भी पूछ देगा जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए बता रहे हैं। जिब्रेलिन क्या है? एक वृद्धि हार्मोन है। क्या है? वृद्धि हार्मोन है। कहीं कहीं हार्मोन खाली दे देगा, हार्मोन है जिब्रेलिन, ये एक हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन दोस्त। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? 132 पढ़िएगा इसको, समझे ना, 132 पढ़िएगा। थोड़ा सा उसमें उधर नंबर नहीं दिए थे इसलिए बता। पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है दोस्त? पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? हाँ, ऑक्सिन, ऑक्सिन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब दोस्त। ऑक्सिन पादप हार्मोन का उदाहरण, इसके पहले भी ऑक्सिन था, देख रहे हैं ना कि पादप हार्मोन कौन नहीं था, तो ऑक्सिन उसमें था। तो इसमें पूछ रहा है पादप हार्मोन कौन है? तो ऑक्सिन है। ये सब पेप्सिन नहीं है पादप हार्मोन, एड्रेलिन नहीं पादप हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नहीं, तो महिला में पाया जाता, अरे पुरुष में पाया जाता है ना, देख लीजिएगा। तो ऑक्सिन इसका सही जवाब, पादप हार्मोन कौन है? ऑक्सिन है। नेक्स्ट चलते हैं, सी ऑप्शन सही है दोस्त। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन किसके लिए सहायक है? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, किस लिए सहायक है? तो हाँ, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब दोस्त, प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। जिसने भी ए ऑप्शन जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं,
फलों के पकने के निम्नलिखित में किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकने के लिए किससे नियंत्रित किया जाता है? हाँ, तो इथिलीन। फलों को पकने में, इसमें भी देखिए दोस्त, इसमें भी बात है। क्या बात है? इथिलीन। इथिलीन तो फलों को पकने में, लेकिन एक प्राकृतिक तरीके से पकता है और एक कृत्रिम तरीके से पकता है। तो इथिलीन जो हो गया प्राकृतिक तरीके से पक गया। और एसीटिलीन जो होता है, एसीटिलीन से हम क्या करते हैं? एसीटिलीन से हम लोग अपने खुद पकाते हैं, कच्चे तोड़ करके लाएँ और उसमें कारपेट लगा दे। कारपेट में एसीटिलीन गैस पाया जाता है, इसलिए कारपेट एसीटिलीन गैस के माध्यम से वो कृत्रिम ढंग से पक जाता है। और इथिलीन तरीके से पकाने में प्राकृतिक रूप से ये फलों को पकाता है, जो पेड़ पौधे में ही पक जाता है ना, इसे इथिलीन बोला जाता है। जिबरेलिन आपको बताए थे एक वृद्धि हार्मोन है, ये भी ऑक्सिन एक हार्मोन है, साइटोकाइन भी एक हार्मोन है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसमें होता है? मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसमें होता है? हाँ, सेरिब्रम। सेरिब्रम, ये तो था क्या? इथिलीन। ये हो जाएगा सेरिब्रम। सेरिब्रम। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है क्या? सेरिब्रम। ये ऑप्शन जिसने दिया बिल्कुल सही है। सेरिब्रम क्या होता है? मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। सेरिबेलम के सबसे पीछे वाला भाग कहलाता है। सेरिबेलम के पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? ये जो था ऑप्शन नंबर ए, ये था सी, है ना? ऑप्शन नंबर सी, मानव बुद्धि एवं चतुराई, सेरिब्रम। सेरिबेलम के सबसे पिछले भाग कहलाता है मेडुला कहलाता है दोस्त, मेडुला कहलाता है। सेरिबेलम के सबसे पिछले भाग मेडुला कहलाता है। मेडुला, जिसने भी ये दिया बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। मेडुला, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है? तो पॉन्स मेडुला और मस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। मस्तिष्क के पिछले भाग का हिस्सा है। मस्तिष्क का पिछले भाग का हिस्सा है। तो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, देख लीजिए दोस्त, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। बस कुछ दूर और है, हम लोग पहुंच गए हैं टारगेट पर। हाँ, थायराइड ग्रंथि उपस्थित रहता है किसमें? थायराइड ग्रंथि किसमें उपस्थित रहता है? ट्रेकिया के दोनों ओर। ट्रेकिया के दोनों ओर दोस्त थायराइड ग्रंथि उपस्थित होते हैं, ट्रेकिया के दोनों ओर। ट्रेकिया के दोनों ओर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, रिपीटेड क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है, बताया हुआ क्वेश्चन है। हाँ, लीवर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एड्रीनल जानवे करते हैं कौन से है, अभी बताए थे। ये लगता है अंतिम क्वेश्चन है दोस्त इस पीडीएफ का। नेक्स्ट अभी एक पीडीएफ और हो जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 40 क्वेश्चन है। चलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा कहीं घुसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहा जाता है? नलिका विहीन, हाँ ये नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों को स्राव को क्या कहा जाता है? देख लीजिए, ये आपका होमवर्क में रहेगा दोस्त, बता देते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे क्वेश्चन है नहीं। ये HW में रहेगा, HW में आपके लिए है। नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। जिसका यही जवाब, जितना डिटेल्स में इसके बारे में जवाब दीजिएगा वो सुपर चैट माना जाएगा। सुपर चैट के माध्यम से आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। चलिए, और आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर।
एक से एक मैराथन लेकर के आएंगे। एक मैराथन हो चुका है दोस्त, 10 मैराथन होना है, 9 मैराथन बाकी है। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री का होगा, उसके बाद हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, पॉलिटिकल साइंस का होगा, हिंदी का होगा, संस्कृत का होगा, मैथ का होगा। जोड़ लीजिए, साइंस में 3, एसएसटी में 4, 7 हो गया। हिंदी, संस्कृत और मैथ। देख लीजिए दोस्त, आपका 10 मैराथन हम करवाएंगे 10 दिन के क्लास में। बस बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर, और नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें दोस्त। अगर अच्छा लगा वीडियो तो अगले नेक्स्ट वीडियो लेकर के आपके सामने हम हाजिर हो जाएंगे। इसी तरह वंदे भारत सुपर लेवल फास्ट के लेवल में आपको हम लाएंगे। और समय का बिल्कुल दुरुपयोग ना करें दोस्त। हम सबसे पहले देते हैं बच्चों को कि समय ना बर्बाद करें, परिवार ही ज़्यादा, रिश्तेदार ही घूरिए फिरिए मत, गली मोहल्ला में ज़्यादा समय ना बिताएं। 1 से 1.5 महीना एग्ज़ाम है, अधिक से अधिक पढ़ने का कोशिश करें, अधिक से अधिक उसको रिवीजन करने का कोशिश करें। सुबह उठ कर के पढ़िए, समय रात में भी दीजिए, सोना भी ज़रूरी है, 6 से 7 घंटा, कम से कम 8 घंटा सोना भी है। उसको कुछ सब चीज़ को ले करके थोड़ा सा 1-2 घंटा एंटरटेनमेंट भी करना है, सब चीज़ के साथ लेकर के पढ़ना है, ताकि हमें आगे एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स उठाएं और हम अपने स्कूल, कॉलेज या जिला में, राज्य में अपना नाम रोशन करें और टॉप 10 में आने का कोशिश ज़रूर करें दोस्त। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मगहिया मास्टर की